नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों हमारे इधर जो एसी कोर्स चालू है उसका आज 11वां दिन है। तो हम अभी तक दोस्तों जो 10 दिन थे, 10 दिन में हमने ये सीख लिया कि विंडो एसी का जो मैकेनिकल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। यानी कि विंडो एसी में या कौन सा भी एसी रहने दीजिए दोस्तों, उसमें हर एक एसी 3 सिस्टम में काम करता है। वो आपने पहले ही सीख लिया, फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमने आज 10 दिन तक क्या क्या यहाँ पे सिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी एसी रहता है उसमें 3 सिस्टम में वो एसी काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम और जो एयर फ्लो सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या देख लिया दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा है कि विंडो एसी या कौन सा भी एसी रहने दीजिए वो मैकेनिकल सिस्टम में जो काम करता है या मैकेनिकल सिस्टम में कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि गैस लीकेज, गैस चोकअप या कंप्रेसर का प्रेशर डाउन होना या कंप्रेसर ग्राउंड होना। अगर ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं तो प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन क्या है, ये अभी हमने आज तक जो 10 दिन जो हमारे इधर क्लास चला उसमें अभी तक हमने ये सीख लिया। तो आज से दोस्तों जो 11वां दिन है एसी का, उसमें आज से हम क्या सीख लेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन से भाग आते हैं और वो हर एक भाग कैसे काम करता है, यानी कि क्या काम करता है, ये आज से हम जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सिखाएंगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यहाँ पे कौन से पार्ट आते हैं इसका पहले मैंने लिस्ट बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर का है कंप्रेसर, दूसरा है थर्मोस्टेट, तीसरा नंबर का है स्विंग मोटर, चौथे नंबर का है कैपेसिटर, 5वें नंबर पे है फैन मोटर, 7वें नंबर पे है वोल्टेज रिले, 7वें नंबर पे है सिलेक्टर स्विच, 8वां नंबर का है पीसीबी और जो 9वां है ओएलपी यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो दोस्तों अभी हम हर एक पार्ट का ये देख लेंगे कि वो हर एक पार्ट कैसे होता है दिखने में, उसका डायग्राम निकाल के मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। और दोस्तों जो उसका जो कार्य है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे इधर जो कोर्सेस लिए जाते हैं वो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में लिए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ फिल्टर, इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप घर बैठे बैठे भी अगर रिपेयरिंग से रिलेटेड जानना चाहते हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको हर एक नया वीडियो हर रोज मिलेगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। तो चलो दोस्तों अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि इसमें ये जो इलेक्ट्रिक पार्ट आते हैं उसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए कि विंडो एसी में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले पार्ट, ऐसा सबसे ऊपर पहले यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए। और उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे जो 9 पार्ट की मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है उसका हर एक पार्ट का यहाँ पे नाम लिख के रख दीजिए। और जैसे मैं इसका कार्य बता दूंगा दोस्तों, ऊपर उसका हर एक पार्ट का यहाँ पे ऊपर आपको हेडिंग देना है और उसका कार्य नीचे वहाँ पे आपको लिखना है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसी टाइम तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट ये काम करता है, लेकिन बाद में क्या होगा दोस्तों, भूल जाओगे आप। इसलिए दोस्तों अगर आप भूल भी गए तो आप अगर आपका जो नोटबुक है, नोटबुक निकाल के आपने पढ़ लिया तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा और जो आपका प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको हर जो यहाँ पे इस क्लास में जो भी सिखाया जाता है उस हर बात को आपके नोटबुक में वहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पे कंप्रेसर का हेडिंग दे दीजिए, 1 नंबर डाल के यहाँ पे कंप्रेसर लिख दीजिए और उसके बारे में अब डिटेल में मैं ये आपको बताऊंगा तो आप बाद में नोट डाउन कर दीजिए। तो चलो दोस्तों ये कंप्रेसर जो है ये पहले भी आपने सुना है दोस्तों, जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें भी ये कंप्रेसर आता है। तो दोस्तों मैकेनिकल सिस्टम में भी आता है और इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें भी ये कंप्रेसर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंप्रेसर का डायग्राम निकाला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 3 टर्मिनल दिए जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। तो दोस्तों कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए या कंप्रेसर को चलाने के लिए इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे आप ये जो 3 टर्मिनल है इन 3 टर्मिनल को जैसे ही सप्लाई मिल जाता है वैसे ये कंप्रेसर का काम करना चालू कर देता है। मतलब जैसे ही इस कंप्रेसर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाता है तो ये कंप्रेसर क्या करेगा, सक्शन लाइन से गैस को अंदर खींचेगा। अंदर जो इसके अंदर जो पिस्टन है उस पिस्टन से क्या होगा, मतलब जो लिक्विड में गैस है उस लिक्विड गैस को यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट करता है, मतलब भाष्प में कन्वर्ट करता है ये कंप्रेसर। और क्या करेगा बाद में ये डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर के पास ये गैस को आगे भेज देगा। तो दोस्तों ये कंप्रेसर का हेडिंग दे दीजिए और उसके नीचे यहाँ पे कंप्रेसर का कार्य लिख दीजिए। दोस्तों ये कंप्रेसर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी आने वाला है और मैकेनिकल सिस्टम में भी ये
कंप्रेसर आता है। इसका मेन कार्य क्या है दोस्तों, इसका जैसे ही सप्लाई मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाता है कंप्रेसर को, तो ये कंप्रेसर क्या करता है कि गैस को खींचता है सक्शन लाइन से और गैस को कंप्रेस करके बाद में डिस्चार्ज लाइन से गैस को आगे भेज देता है। दूसरे नंबर पे है थर्मोस्टेट। दोस्तों ये थर्मोस्टेट इसी में इसलिए दिया जाता है, जो रूम का जो टेम्परेचर है, रूम को जो टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है वो थर्मोस्टेट से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो थर्मोस्टेट है उसका थर्मोस्टेट का यहाँ पे डायग्राम निकाला है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इन का एक जो मतलब इन सप्लाई का जो एक पॉइंट रहता है उसमें एक पॉइंट दिया जाता है, और जो सप्लाई मतलब कंप्रेसर को सप्लाई दिया जाता है यहाँ से, वो आउट का सप्लाई इसमें और एक पॉइंट रहता है। मतलब यहाँ पे दो पिने दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, एक इन रहता है एक आउट रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें ये वाला ही इन ऐसा कुछ नहीं रहता है, इन कहाँ पे भी इन कर सकते हैं और कहाँ पे भी आप आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ही इन करना है। तो दोस्तों ये कार्य कैसे करता है दोस्तों, इसका जो सेंसर रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो सेंसर रहता है उसके अंदर CO2 गैस रहता है। तो ये सेंसर दोस्तों कहाँ पे लगाया जाता है, ये जो सेंसर है दोस्तों, ये सेंसर जो इवापोरेटर कॉइल है, जो कूलिंग कॉइल है एसी की, वहाँ पे ये इसको चिपकाया जाता है। कहाँ पे, जो इवापोरेटर कॉइल है। तो दोस्तों रूम का जो टेम्परेचर हमने जितना सेट किया है उतना टेम्परेचर आने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये जो सेंसर है, ये सेंसर यहाँ पे मतलब ठंडा होता जाएगा। ये सेंसर के अंदर की जो गैस है वो ठंडी होती जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो यहाँ पे स्प्रिंग है वो स्प्रिंग वहाँ पे ऊपर सिकुड़ती जाएगी, मतलब ऊपर खींची जाती है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो पहले से यहाँ पे चिपकी रहती है, यहाँ पे जो आउट वाला पॉइंट रहता है दोस्तों उसको पहले चिपकाया जाता है, मतलब चिपकी रहती है। लेकिन जैसे ही ठंडा ठंडा होता जाता है दोस्तों, वैसे वैसे ये स्प्रिंग ऊपर जाएगी और यहाँ पे जितना ठंडा हमने सेलेक्ट किया है उतना आने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये स्प्रिंग ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, जो नीचे वाला पॉइंट है दोस्तों आउट का सप्लाई का, वहाँ पे ये टच नहीं होगी। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई आगे नहीं जाएगा। सप्लाई आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। थर्मोस्टेट को ऊपर हेडिंग दे दीजिए दोस्तों, और उसके नीचे उसका जो डायग्राम है, चाहे तो आप ये डायग्राम निकाल सकते हैं, और उसके नीचे आप उसका जो मुख्य काम है उसके डिटेल्स में लिख दीजिए। थर्मोस्टेट का मुख्य काम क्या है दोस्तों, उसका मुख्य काम यह है कि जो रूम का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना का। अगर ये थर्मोस्टेट नहीं होता है तो क्या होगा, रूम में ज़्यादा ठंडाई हो जाएगी, और जितना हमें चाहिए ठंडी हवा रूम के अंदर, उससे कई ज़्यादा रूम ठंडी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों थर्मोस्टेट का मुख्य काम क्या है, ये रूम का जो टेम्परेचर है और टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर यानी कि स्विंग, उसके नाम से ही पता चल जाता है, जिसको स्विंग किया जाता है उसको स्विंग मोटर की बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्विंग मोटर का यहाँ पे डायग्राम निकाला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, दो स्विंग मोटर है, मतलब जो विंडो एसी रहता है उसमें दो टाइप के भी स्विंग मोटर रहते हैं, यानी कि एसी स्विंग मोटर रहता है और एक डीसी स्विंग मोटर रहता है। तो एसी स्विंग मोटर कहाँ पे लगाया जाता है और डीसी स्विंग मोटर कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों। एसी स्विंग मोटर कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे सिलेक्टर स्विच लगाया जाता है। जिस एसी में सिलेक्टर स्विच रहता है वहाँ पे उस एसी में एसी स्विंग मोटर रहती है, और जहाँ पे पीसीबी यूज़ किया जाता है वहाँ पे डीसी स्विंग मोटर यूज़ की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एसी स्विंग मोटर है उसको चलाने के लिए 220 वोल्टेज का वोल्टेज चाहिए, और जो डीसी मोटर है उसको वो डीसी सप्लाई से चलती है। ये जो स्विंग मोटर है दोस्तों, ये स्विंग मोटर का कार्य क्या है दोस्तों, जो एयर फ्लो है, जो अंदर की जो ठंडी हवा आती है बाहर, उसको स्विंग करना, मतलब उसका जो फ्लो है एयर फ्लो, उसको दाएं या बाएं घुमाने का कार्य यह स्विंग मोटर करती है। यानी कि इसको ऊपर जो एक ग्रिल लगाई जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने दोस्तों अपने घर का जो कूलर देखा है उसमें रहता है एक ऑप्शन दिया जाता है स्विंग मोटर करके, मतलब स्विंग का। उसके अगर आप उस बटन को अगर आप घुमाएंगे तो उसके अंदर का जो ग्रिल है वो ग्रिल दाएं या बाएं घूमता है। सेम उसी टाइप दोस्तों यहाँ पे वो ग्रिल रहते हैं। जैसे ही इसको आप ऑन कर देते हो स्विंग मोटर को, तो क्या होता है, उसके अंदर का जो ग्रिल रहता है, ग्रिल दाएं या बाएं घूमता है। लेकिन जो स्प्लिट एसी रहता है उसका ग्रिल ऊपर या नीचे जाता है, मतलब अप डाउन होता है, और जो विंडो एसी रहते हैं उसमें दाएं या बाएं ऐसे घूमता है। तो दोस्तों जो स्विंग मोटर है दोस्तों, इसका स्विंग मोटर का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, इसका जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो को दाएं या बाएं घुमाने का कार्य यह स्विंग मोटर करती है दोस्तों। तो स्विंग मोटर का जो हेडिंग है, उसके हेडिंग के नीचे आप उसका डायग्राम निकाल दीजिए। स्विंग मोटर के दो मोटर आते हैं, एसी और डीसी, और उसका नीचे उसका कार्य लिख दीजिए कि ये स्विंग मोटर क्या काम करता है। स्विंग मोटर का काम यह है कि दोस्तों जैसे उसका जो ग्रिल दाएं या बाएं घूम जाता है, वैसे उसका जो अंदर का जो ठंडी हवा आती है बाहर, उस ठंडी हवा का फ्लो दाएं या बाएं हो जाता है। इसलिए दोस्तों स्विंग मोटर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों चौथे नंबर का है कैपेसिटर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम निकाला हुआ है यहाँ पे कैपेसिटर के। दोस्तों जो कैपेसिटर है वो दो टाइप के आते हैं। एक कैपेसिटर है स्टार्टिंग कैपेसिटर, मतलब स्टार्टिंग क्या मतलब दोस्तों, ये इसके नाम से ही पता चल जाएगा आपको। जो स्टार्ट किया जाता है, जो स्टार्ट करने के लिए यूज होता है दोस्तों, उसको स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं। और दूसरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा जो है वो रनिंग कैपेसिटर है। दूसरा कौन सा है दोस्तों, रनिंग कैपेसिटर है, मतलब जो मोटर को लगातार चलाने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर। तो दोस्तों इन दोनों कैपेसिटर का काम क्या रहता है दोस्तों, ये कैपेसिटर का काम, मुख्य काम क्या है दोस्तों, विद्युत को एकत्रित करके जो मोटर है उसको, मोटर को चलाने के लिए मदद करने का काम ये कैपेसिटर करते हैं। जो ऐसे एक टन तक रहती है वहां पे दोस्तों एक ही कैपेसिटर लगाया जाता है रनिंग का, लेकिन एक के ऊपर जो टन का एसी रहता है, 1 टन के ऊपर का जो एसी रहता है दोस्तों, 1 टन का, 1.5 टन का या 2 टन का, उस एसी में दोनों कैपेसिटर लगाए जाते हैं। एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर, दोनों यहाँ पे दोनों कैपेसिटर उस एसी में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ऊपर हेडिंग दे दीजिए और उसके नीचे उसका कार्य लिख दीजिए। कैपेसिटर का मुख्य कार्य यह रहता है कि दोस्तों कंप्रेसर को या कौन से भी मोटर को विद्युत को एकत्रित करके उस मोटर को चलाने का कार्य यह कैपेसिटर करती है। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो एकक है मापने का है, इसको कैसे मापा जाता है दोस्तों, इसको एमएफडी में मापा जाता है। मतलब जैसे दूध को लीटर या पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है, उसी तरह से दोस्तों इस कैपेसिटर को एमएफडी या यूएफ में मापा जाता है। यानी कि 10 एमएफडी या 20 एमएफडी या 30 एमएफडी का कैपेसिटर, इस तरह से कैपेसिटर होता है। अगर आप दुकान में खरीदने के लिए जाओगे कैपेसिटर, तो उसको कैसे मांगोगे, तो उसको ऐसे बोलना पड़ता है 10 एमएफडी का कैपेसिटर चाहिए, मतलब उसका जो एकक है उसका एकक एमएफडी में गिना जाता है। इस तरह से दोस्तों इस कैपेसिटर का कार्य रहता है। तो दोस्तों कैपेसिटर का हेडिंग देखिए, वहां पे आप उसके नीचे उसका कार्य लिख दीजिए। कैपेसिटर का मुख्य कार्य विद्युत को एकत्रित करके मोटर को चलाने का काम ये कैपेसिटर करता है। और ये कैपेसिटर दो टाइप में आते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर और दूसरा स्टार्टिंग कैपेसिटर। और दोस्तों इस कैपेसिटर को एमएफडी या यूएफ में गिना जाता है। इस तरह से दोस्तों इस कैपेसिटर का कार्य लिख दीजिए। और दोस्तों अभी जो फैन, मोटर, वोल्टेज रिले, सिलेक्टर स्विच और पीसीबी और जो ओएलपी है, ये जो बाकी के 5 यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्ट रह गए हैं, तो दोस्तों इसका कल के क्लास में हम इसके बारे में सीख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।